हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अच्छी है। प्लीज़ दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं आपको। रात के 3 बजे का सन्नाटा, अस्पताल के गलियारे गहरी शांति में डूबे थे। दूर कहीं से मॉनिटर की बीप और मरीजों की धीमी कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अंधेरा मानो सब कुछ निगलने को तैयार था। स्नेहा, जो एक अनुभवी और समर्पित नर्स थी, नाइट ड्यूटी पर थी। अपने जीवन के हर कोने में दर्द और खालीपन लिए वह अपने काम में लीन रहती, जैसे दूसरों की जिंदगी संवार कर अपनी अधूरी जिंदगी को भरने की कोशिश करती हो। उस रात अचानक इमरजेंसी वार्ड में शोर हुआ। कुछ लोग बदहवास हालत में एक युवक को स्ट्रेचर पर लेकर आए। उनकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर को बुलाइए, जल्दी कीजिए, ये सांस नहीं ले पा रहा। स्नेहा ने बिना एक पल गंवाए स्ट्रेचर के पास जाकर मुआयना किया। युवक का चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ नीले हो गए थे और उसकी सांसें टूट रही थीं। वह समझ गई कि स्थिति गंभीर है। अपने अनुभव और संवेदनशीलता के साथ उसने फौरन इंजेक्शन तैयार किया। स्नेहा युवक की ओर झुकी, उसकी मासूमियत से भरी लेकिन दर्द में डूबी आंखें मानो उसे कहीं गहरे अंदर तक छू गईं। लड़ाई जिंदगी और मौत की थी। वह अपने हर कदम को तसल्ली से लेकिन तेजी से उठा रही थी। कुछ घंटों बाद युवक ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी भूरी आंखें जैसे किसी गहरे सवाल में डूबी हुई थीं। पहली नजर उसने स्नेहा पर डाली। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज धीमी थी। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लग रहा है तुम्हें? युवक की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें आभार की एक गहराई थी। आपने मुझे बचा लिया। स्नेहा ठहरकर उसके चेहरे को देखती रही। वह सिर्फ एक मरीज नहीं था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो स्नेहा को उसकी अपनी अधूरी कहानी की याद दिला रहा था। समय के साथ युवक का स्वास्थ्य सुधरने लगा। जब भी स्नेहा उसके इलाज के लिए आती, उसकी नजरें स्नेहा की आंखों से हटती ही नहीं थीं। स्नेहा भी यह महसूस कर रही थी कि इस युवक की मासूमियत और आभार ने उसके दिल के किसी कोने को हल्का सा छुआ है। हर बार जब वह कमरे से बाहर निकलती, उसे लगता जैसे उसने किसी अपने से बिछड़ने का दर्द महसूस किया हो। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। 2 अधूरी जिंदगियां जो एक हादसे के जरिए एक दूसरे से मिली थीं, शायद किसी अंजाम की तरफ बढ़ रही थीं। स्नेहा की जिंदगी का वह नया दिन जैसे किसी पुराने दर्द को मिटा देने का वादा लेकर आया था। युवक, जिसका नाम आदित्य था, अब पहले से काफी बेहतर था। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी, लेकिन उनमें एक चमक भी थी जो हर बार स्नेहा को देखकर और गहरी हो जाती। आदित्य धीरे धीरे अपनी हालत के बारे में स्नेहा को बताने लगा। एक हादसे में वह अपने परिवार को खो चुका था और वह अकेला रह गया था। उसकी बातों में दर्द ऐसा था जिसे सुनकर स्नेहा का दिल पिघलने लगा। वह जानती थी कि यह दर्द कुछ ऐसा ही है जैसा उसने अपने पति को खोने के बाद महसूस किया था। एक रात जब स्नेहा वार्ड में चेकअप के लिए आई, आदित्य ने झिझकते हुए कहा, आप हमेशा इतनी शांत और मजबूत कैसे रह पाती हैं? स्नेहा ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, शायद इसलिए क्योंकि मैंने समझ लिया है कि दूसरों की मदद करना ही मेरे जख्मों को भरने का सबसे अच्छा तरीका है। आदित्य की नजरें स्नेहा के चेहरे पर टिक गईं। उसने कहा, आपकी आंखों में भी दर्द है। आप उसे छिपाती हैं, लेकिन मैं देख सकता हूं। क्या मैं सही कह रहा हूं? स्नेहा की मुस्कान धीमी पड़ गई। पहली बार किसी ने उसके भीतर के खालीपन को इस तरह महसूस किया था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद हां, पर हम सभी की जिंदगियां अधूरी हैं, आदित्य, और यही अधूरापन हमें दूसरों से जोड़ता है। उन दोनों के बीच एक नाजुक सा रिश्ता बनने लगा था। स्नेहा का दिल, जो अब तक बस अपने काम और मरीजों की सेवा के लिए धड़कता था, अब एक नई उम्मीद से भरने लगा। आदित्य भी अब पहले से ज्यादा जिंदा महसूस करने लगा था। कुछ दिनों बाद आदित्य को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जब वह जाने लगा तो उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। स्नेहा ने उसकी फाइल पकड़ते हुए हल्की मुस्कान से कहा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, बस अपना ध्यान रखना। आदित्य ने रुककर कहा, क्या मैं कभी आपको फिर से देख पाऊंगा? स्नेहा की आंखों में एक अजीब सा संकोच था। उसने धीरे से कहा, शायद,
जिंदगी बहुत अजीब है आदित्य, ये हमें वहीं ले जाती है जहां हमें होना चाहिए। आदित्य ने उसे एक गहरी नजरों से देखा और चला गया। स्नेहा वहीं खड़ी रही, जैसे उसने किसी अपने को फिर से खो दिया हो। स्नेहा ने सोचा कि आदित्य बस एक मरीज था, लेकिन उसकी जिंदगी में अब एक खालीपन लौट आया था। एक रात जब वह अस्पताल की बालकनी में खड़ी थी, ठंडी हवा के बीच उसने अपने दिल की धड़कनों को आदित्य की यादों में उलझा पाया। कुछ हफ्ते बीत गए। एक शाम जब स्नेहा अस्पताल से निकलने को तैयार थी, उसने मुख्य दरवाजे पर आदित्य को खड़ा पाया। उसके हाथ में एक छोटा सा गुलाब था। मैंने सोचा, अगर जिंदगी हमें वहीं ले जाती है जहां हमें होना चाहिए, तो शायद मुझे यहीं होना चाहिए, आदित्य ने कहा। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों में पहली बार उसने खुद को फिर से महसूस किया। वह चुपचाप खड़ी रही और आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों में एक अधूरी जिंदगी पूरी होने की उम्मीद चमक उठी, और उसी पल जैसे जिंदगी ने उन्हें एक नई शुरुआत का मौका दिया। स्नेहा और आदित्य के बीच जो अनकहा रिश्ता पनप रहा था, वह किसी वसंत की तरह धीरे धीरे खिलने लगा। आदित्य अस्पताल से छुट्टी पाकर घर चला गया था, लेकिन स्नेहा का ख्याल उसके साथ हर जगह था। वह हर दिन उन पलों को याद करता जब स्नेहा ने न केवल उसकी जान बचाई थी, बल्कि उसकी टूटती हुई उम्मीदों को भी सहारा दिया था। स्नेहा के लिए भी आदित्य महज एक मरीज नहीं था। वह उन अनगिनत रातों में जब वह अकेले अपने कमरे में बैठी होती, आदित्य की मुस्कान और उसकी आंखों में झलकती कृतज्ञता को याद करती। वह खुद से सवाल करती, क्या यह सही है? क्या मेरी जिंदगी में अब भी प्यार के लिए कोई जगह हो सकती है? कई हफ्ते बीत गए। स्नेहा ने सोचा था कि आदित्य अब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुका होगा, लेकिन एक शाम जब अस्पताल के गेट पर उसकी ड्यूटी खत्म हुई, उसने देखा कि आदित्य वहीं खड़ा है। हल्की ठंड थी और आदित्य के हाथों में एक छोटा सा लिफाफा था। स्नेहा कुछ पल के लिए ठिठक गई। तुम यहाँ क्यों आए हो आदित्य? उसने हल्की फटकार के साथ पूछा, लेकिन उसकी आवाज में अपनापन था। आदित्य ने हिचकिचाते हुए कहा, बस आपको यह देने आया था। उसने लिफाफा स्नेहा की ओर बढ़ा दिया। स्नेहा ने चौंकते हुए लिफाफा खोला। उसमें एक पन्ना था जिस पर आदित्य ने अपने मन की हर बात लिखी थी। कैसे उसने स्नेहा में न केवल एक नर्स बल्कि अपनी जिंदगी की रोशनी देखी थी। उसने लिखा था, आपने मुझे सिर्फ मौत के मुंह से नहीं निकाला, बल्कि मुझे जीने का नया मकसद दिया। मुझे नहीं पता ये प्यार है या आभार, लेकिन आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। स्नेहा ने धीरे से पन्ना मोड़कर अपनी मुट्ठी में दबा लिया। वह आदित्य की आंखों में देख रही थी और पहली बार उसने खुद को कमजोर महसूस किया। आदित्य, ये सही नहीं है। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। मेरी जिंदगी के हिस्से में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। जिंदगी को सही और गलत में बांटना इतना आसान नहीं है स्नेहा। मैं बस यह जानता हूँ कि जब मैं आपके साथ होता हूँ तो मुझे लगता है मैं फिर से जिंदा हूँ। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। लेकिन उस रात वह सो नहीं पाई। आदित्य के शब्द, उसकी मासूमियत और उसकी आंखों में झलकती सच्चाई ने स्नेहा के दिल की दीवारों को हिला दिया था। अगले कुछ दिनों में स्नेहा ने आदित्य से दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल बार बार उसे वही सवाल पूछता रहा, क्या मैं भी प्यार के काबिल हूँ? एक दिन जब स्नेहा अस्पताल की बालकनी में अकेली खड़ी थी, आदित्य ने पीछे से आकर कहा, आप मुझसे डर रही हैं स्नेहा? स्नेहा पलटी और आदित्य की आंखों में देखने लगी। मैं खुद से डर रही हूँ आदित्य। आदित्य ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हम दोनों का दर्द एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकता? स्नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने आदित्य का हाथ नहीं छोड़ा। उस पल उसे लगा कि वह पहली बार अपने दिल की आवाज सुन रही थी। वह पहली बार खुद को अपनी जवानी के उस दौर में खड़ा महसूस कर रही थी जहां प्यार ने कभी उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी। उस रात दोनों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। स्नेहा ने आदित्य को खुद के करीब महसूस किया, लेकिन एक दूरी भी बनाए रखी। प्यार धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा था, एक शांत गहरी नदी की तरह जो अपनी राह खुद तलाश रही थी। आने वाला वक्त आदित्य और स्नेहा ने अपने अपने दिलों में उमड़ते भावों को समझने का वक्त देने का फैसला किया। वे अक्सर साथ समय बिताते, बातें करते, लेकिन दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया।
प्यार के इस सफर में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक एहसास था जो दोनों के जीवन को धीरे धीरे संवार रहा था। यह एक ऐसा रिश्ता था जो किसी शुरुआत की तरह था, लेकिन जिसकी गहराई अंतहीन थी। खामोशी में बसा पहला एहसास, स्नेहा और आदित्य के बीच का रिश्ता अब ऐसा बन चुका था जिसमें शब्द कम और खामोशियां ज्यादा बोलती थीं। दोनों ने अपने दिल के कोनों में किसी नए एहसास को जगह देना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे स्वीकार करने की हिम्मत अभी नहीं जुटा पाए थे। एक दिन आदित्य ने स्नेहा को बाहर मिलने का प्रस्ताव दिया। ये पहली बार था जब वह उसे अस्पताल के बाहर देखना चाहता था, एक नर्स के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ स्नेहा के रूप में। क्या तुम कल शाम को मुझसे मिलोगी? आदित्य ने हिचकिचाते हुए पूछा। स्नेहा ने कुछ पल सोचा। आदित्य, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सही या गलत के बारे में सोचना छोड़ दिया है स्नेहा। कभी कभी बस दिल की सुननी चाहिए। स्नेहा ने पहली बार खुद को कमजोर पड़ते हुए पाया। उसने धीरे से हामी भर दी। अगले दिन शाम को स्नेहा ने खुद को आईने में देखा। सफेद कोट और अस्पताल की एकरस जिंदगी से दूर उसने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी। लंबे समय बाद उसने खुद को सजीव महसूस किया। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक मुलाकात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब वह तय समय पर एक छोटे से कैफे में पहुंची तो आदित्य पहले से वहां मौजूद था। वह नीली शर्ट और जीन्स में था और उसकी आंखों में वही मासूम चमक थी। स्नेहा को देखकर उसकी नजरें ठहर गईं। आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आदित्य ने कहा। स्नेहा मुस्कुरा दी। तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी आदित्य। जरूरत और चाहत में फर्क होता है स्नेहा। मुझे आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बनना अच्छा लगता है। दोनों ने कैफे के एक कोने में बैठकर बातें करनी शुरू की। आदित्य ने अपनी जिंदगी के वो हिस्से साझा किए जिन्हें उसने अब तक किसी से नहीं कहा था। अपना बचपन, अपने सपने और वह अकेलापन जिसने उसे तोड़ दिया था। स्नेहा ने भी अपने बारे में बताया, अपने पति के साथ बिताए खूबसूरत पल और फिर वह हादसा जिसने उसे अकेला छोड़ दिया। उनकी बातें न तो दुखी थीं न ही खुश, वे बस सच्ची थीं। दो जिंदगियां जो टूटकर बिखर गई थीं, अब एक दूसरे की दरारों को भरने की कोशिश कर रही थीं। कैफे से बाहर निकलते हुए ठंडी हवा चल रही थी। स्नेहा के कंधे पर साड़ी का पल्लू उड़ने लगा। आदित्य ने हल्के से पल्लू को थाम लिया। आपको ठंड लग जाएगी, उसने कहा। स्नेहा ने पहली बार उसके हाथ को इतने करीब महसूस किया। उसकी हथेलियां गर्म और मजबूत थीं। उसने अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ कदम चलने के बाद आदित्य ने झिझकते हुए कहा, स्नेहा, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? स्नेहा रुक गई। उसने आदित्य की आंखों में देखा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी आपको दूसरा मौका भी दे सकती है? स्नेहा को जैसे शब्दों का जवाब नहीं मिला। उसने हल्के से कहा, दूसरे मौके अक्सर डराते हैं आदित्य। आदित्य ने गंभीरता से कहा, पर कभी कभी डर के उस पार ही तो असली जिंदगी होती है। उस रात दोनों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब स्नेहा घर लौटी तो वह अपने भीतर एक नया एहसास लेकर लौटी थी। जैसे उसकी जवानी, जो जिम्मेदारियों और अकेलेपन के नीचे दब गई थी, फिर से पहली बार किसी की बातों में खिलखिलाने लगी हो। आदित्य और स्नेहा की मुलाकातें अब ज्यादा होने लगीं। दोनों ने अपने बीच के फर्क को महसूस किया, लेकिन उसे प्यार की राह में बाधा बनने नहीं दिया। यह रिश्ता न तो किसी जल्दबाजी का था और न ही किसी जोर जबरदस्ती का। यह एक नदी की तरह था जो अपने रास्ते पर धीरे धीरे बह रही थी। उनकी जवानी अब अपने पहले एहसास की दहलीज पर थी। एक ऐसा प्यार जो न केवल उनके दिलों को बल्कि उनके टूटे हुए हिस्सों को भी जोड़ रहा था। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षा और सुविचार मिलते हैं जो हमारे जीवन में गहरी समझ और संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। कुछ सुविचार इस प्रकार हैं। कभी कभी हमें अपने डर को पार करना होता है, क्योंकि असली जिंदगी वहीं होती है जहां हमारी सीमाएं खत्म होती हैं। यह हमें बताता है कि डर हमारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह होता है और उसे पार करने से ही हम अपने सच्चे उद्देश्यों और खुशियों को पा सकते हैं। हर रिश्ते की शुरुआत दिल से होती है और जब हम दिल से जुड़ते हैं तो उस रिश्ते में सच्चाई और समझ होती है। यह शिक्षा हमें यह बताती है कि रिश्ते का आधार सच्चाई और समझ होती है, न कि केवल बाहरी रूप या शर्तें। जब हम दूसरों के दर्द को समझते हैं
तो हम खुद को भी समझने लगते हैं। इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि दूसरों की मदद करते हुए हम अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को समझते हैं, जिससे आत्म साक्षात्कार और सहानुभूति का विकास होता है। जीवन के सबसे सुंदर पल उन छोटे छोटे एहसासों में छुपे होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन की सच्ची खुशियां और गहरी संवेदनाएं अक्सर साधारण और सरल क्षणों में होती हैं, जिन्हें हम व्यस्तता के कारण छोड़ देते हैं। सच्चा प्यार किसी आदर्श की तलाश नहीं करता, वह बस एक दूसरे के जख्मों को समझकर उन्हें भरने का प्रयास करता है। यह हमें सिखाता है कि प्यार का अर्थ किसी परफेक्ट साथी की तलाश नहीं, बल्कि एक दूसरे के दर्द और भावनाओं को समझकर सहारा देना है। जब हमें अपनी जिंदगी में दूसरे मौके मिलते हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वे हमें नए अध्याय की ओर ले जाते हैं। ये विचार यह बताता है कि हमें जीवन के हर नए मौके को गले लगाना चाहिए, क्योंकि वे हमारी व्यक्तिगत वृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इन सुविचारों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में सच्चाई, समझ, संवेदनशीलता और साहस सबसे महत्वपूर्ण है, और इन्हीं गुणों से हम अपने रिश्तों और खुद की दुनिया को सशक्त बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी 35 साल की कुंवारी बहन कई साल बाद घर आई थी। शादी में दिलचस्पी न होने की वजह से पापा से लड़ाई झगड़ा करके जॉब करने दूसरे शहर चली गई थी। तब से वह वहीं पर रह रही थी। उसके आने के बाद से वह हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, तब मैंने कपड़े पहनते वक्त मेरी जीन्स की चैन गलत जगह पर अटक गई। तब दीदी मेरी मदद के लिए आई, लेकिन उसके बाद उसका अजीब तरह से मुझे अनचाहे जगहों पर छूना शुरू हो गया था। वह बोली, तुम तो अभी 16 साल के हो, फिर तुम्हारा हिसाब किताब तो बहुत बड़ा, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। ऐसा बड़बड़ाते हुए दीदी ने मेरा देखा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्लीज दोस्तों, आपसे विनती है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम राहुल है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। कुछ समय पहले मेरी दीदी रिया कई सालों बाद हमारे घर आई थीं। वो 30 साल की थीं और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, इसलिए दोपहर को जब मैं स्कूल से घर लौटता तो घर पर मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। शायद यही वजह थी कि पापा ने दीदी को हमारे साथ रहने के लिए बुला लिया था। जब दीदी घर आईं तो उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया और कहा, राहुल, तुम तो कितने बड़े हो गए हो। उनका मेरे साथ होना बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने मेरे कमरे में रहना शुरू कर दिया और मैंने खुशी खुशी अपना कमरा उनके साथ शेयर किया। दोपहर को स्कूल से लौटने पर दीदी मेरे हाथ से बैग लेती, खाना परोसती और मेरा हर ख्याल रखती। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता। पर दीदी के आने का एक और कारण था, जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। करीब 1 महीने पहले मुझे थायराइड का पता चला था। मेरी कम उम्र में ही इस बीमारी ने मुझे कमजोर बना दिया था। हर दिन मुझे एंटी थायराइड इंजेक्शन लेना पड़ता था और इसके लिए घर पर एक मेल नर्स आता था। नर्स करण हर दिन दोपहर में आता। उसकी उम्र करीब 25-26 साल रही होगी। उसकी बातों और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। जब करण आता तो दीदी अक्सर उसे चुपचाप देखती रहती। मैं इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि दीदी करण के बारे में कुछ छिपा रही हैं। एक रात की बात है, मैं अपने कमरे में सो रहा था और अचानक मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि दीदी खिड़की के पास खड़ी थीं और किसी से फोन पर धीमी आवाज में बात कर रही थीं। उनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन वह धीरे से बोली, ये बात राहुल को नहीं पता चलनी चाहिए। जो हुआ वो बहुत गलत था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने करवट बदलकर सोने का नाटक किया, लेकिन अब मेरे मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। आखिर दीदी मुझसे क्या छिपा रही थीं? करण के साथ उनका क्या रिश्ता था? और ऐसा क्या हुआ था जिसे मुझे नहीं जानना चाहिए? अगले दिन मैंने दीदी की हर हरकत पर ध्यान देना शुरू किया। करण जब आया तो दीदी की नजरें उससे मिलने के बजाय झुक गईं। और उस दिन करण के जाने के बाद मैंने दीदी के कमरे में एक कागज का टुकड़ा पाया। उस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा।
अब यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये मेरी जिंदगी में एक ऐसे राज का दरवाजा खोलने वाला था जिसे जानने के बाद सब कुछ बदल सकता था। आखिर दीदी और करण का क्या सच था? क्या यह सच मेरी जिंदगी पर कोई असर डालने वाला था, या यह सिर्फ एक गलत फहमी थी? कमरे से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि घर के हॉल में हल्की सी रोशनी जल रही थी। मैं धीमे कदमों से उस ओर बढ़ा। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। जब मैंने हॉल में झांका तो दीदी वहां खिड़की के पास खड़ी थीं। वह किसी चीज को देख रही थीं, लेकिन उनका चेहरा तनावग्रस्त और गंभीर था। उनके हाथ में एक डायरी थी जो शायद उन्होंने हमारे स्टडी रूम से उठाई थी। मैंने धीमे से उनसे पूछा, दीदी, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी आवाज सुनते ही वह चौंक गईं और जल्दी से डायरी को पीछे छुपाने की कोशिश करने लगीं। उनके चेहरे पर एक डर और झिझक साफ झलक रही थी। मैंने आगे बढ़कर पूछा, आपके पास ये डायरी क्यों है और आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आ गई। तुम जाओ और सो जाओ। लेकिन उनके शब्दों से ज्यादा उनके हाव भाव बोल रहे थे। मुझे समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, दीदी, अगर कुछ परेशानी है तो आप मुझसे कह सकती हैं। मैंने आपकी रातों के अजीब व्यवहार को भी नोटिस किया है। कृपया मुझे सच बताइए। उन्होंने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, यह सच है कि मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताने से डर रही हूं। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। उन्होंने बताया कि वह पिछले कुछ समय से किसी मानसिक तनाव से जूझ रही थीं। उन पर एक भारी दबाव था जो वह किसी से साझा नहीं कर पा रही थीं। उनका रातों का व्यवहार इसी मानसिक स्थिति का नतीजा था। उन्होंने कहा, यह डायरी हमारी माँ की है। इसमें उनकी पुरानी बातें लिखी हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। माँ ने अपने संघर्ष और दुखों के बारे में लिखा है जो शायद मैं कभी समझ नहीं पाई। अब वह बातें मुझे डराने लगी हैं। मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि दीदी को मेरी मदद की जरूरत है। मैंने उनसे वादा किया कि हम इस समस्या का समाधान मिलकर ढूंढेंगे। चारों ओर नजर दौड़ाई तो दीदी को मम्मी पापा के कमरे के बाहर खड़ा पाया। वो हल्के से दरवाजे की ओर झांक रही थीं। मैं सोच में पड़ गया, वो ऐसा क्यों कर रही हैं? मन में सवाल उठने लगा। मैंने उनके पास जाने की सोची, लेकिन तभी वो पलटकर मेरे कमरे की ओर आ गईं। अगर मुझे देख लेती तो शायद उन्हें लगता कि मैं उनका पीछा कर रहा हूं। इसलिए मैं चुपचाप अपनी जगह लौट आया और सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद दीदी भी कमरे में आईं। वो चुपचाप अपनी जगह पर लेट गईं, लेकिन उनका व्यवहार अजीब लग रहा था। वो मेरे पास आईं और बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरने लगीं। उनका ये अनकहा स्नेह मुझे थोड़ा असमंजस में डाल रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक बेचैनी थी, जैसे वो खुद भी किसी उलझन में हों। अगले दिन दोपहर को घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। दीदी मुझे पढ़ाई करा रही थीं। मैंने उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए सहजता से पूछा, दीदी, तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मुझे लगता था कि शादी बस एक जिम्मेदारी है, लेकिन अब लगता है किसी का साथ होना जरूरी है। पर अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि सही जोड़ीदार मिलना मुश्किल हो गया है। उनके जवाब में कहीं एक अधूरी उम्मीद थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने फिर सवाल नहीं किया और चुपचाप पढ़ाई करने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अंकल मुझे इंजेक्शन देने आए। इंजेक्शन लेने के बाद मैं सो गया। जब जागा तो भूख लग रही थी। मुझे पास्ता खाने का मन हुआ। मैंने दीदी से कहा, दीदी, क्या मेरे लिए पास्ता बना दोगी? वो मम्मी के कमरे में थीं। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा वो किसी गहरी सोच में थीं। बारिश की बूंदों ने जैसे ही खिड़की पर दस्तक दी, मैं अपनी किताब बंद कर खड़ा हो गया। दीदी अभी अभी नहाकर बाहर आई थीं। उनके गीले बाल और हल्के गुलाबी गाउन ने कमरे को एक अलग सी महक और चमक से भर दिया। वह अपने आप को शीशे में देखकर मुस्कुरा रही थीं, जैसे वह कोई पुरानी यादों में खो गई हो। मैं बाहर खड़ा सोच रहा था कि वह इतने ध्यान से क्या देख रही हैं। मेरी भूख अब नियंत्रण से बाहर हो रही थी और मैं कमरे के अंदर चला गया। अरे राहुल, उठ गए! बताओ,
कैसी लग रही हूँ? दीदी ने हंसते हुए पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, दीदी, आप तो हमेशा अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे भूख लगी है। क्या आप पास्ता बना सकती हैं? दीदी ने हंसते हुए मेरे गाल पर हल्की सी थपकी दी। तुम्हें तो हमेशा खाना ही चाहिए। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पास्ता बनाती हूँ। कुछ ही देर में वह पास्ता लेकर आई और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। उस रात मैंने महसूस किया कि दीदी के चेहरे पर एक अनकही दुविधा थी, जो शायद उनकी मुस्कान के पीछे छिपी थी। रात को जब मैं पानी पीने के बहाने उठा तो मैंने देखा कि दीदी बालकनी में खड़ी हैं। मैं चुपचाप उनके पास गया और पूछा, क्या बात है दीदी, आप इतनी चुप क्यों हैं? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राहुल, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए? ये सवाल अचानक था। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर कहा, दीदी, शादी सिर्फ एक निर्णय नहीं, बल्कि एक भावना है। जब आपको लगे कि आपका साथी आपके जीवन को और बेहतर बना सकता है, तब वही सही समय होगा। दीदी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह मुस्कुराई और कहा, तुम बड़े हो गए हो राहुल, शायद अब तुम समझने लगे हो। उस पल में मुझे महसूस हुआ कि रिश्तों का मतलब केवल सामाजिक परंपराएं नहीं, बल्कि आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव है। उस रात हमने बहुत सारी बातें की और एक दूसरे को और बेहतर समझा। राहुल के लिए उसका घर हमेशा एक सुरक्षित जगह थी, लेकिन एक दिन उसने एक ऐसी चीज देखी जिसे वह कभी नहीं भूल पाया। वह कमरे में अकेला था और अचानक मम्मी पापा के बीच एक बेहद प्यारी बातचीत ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्यार क्या होता है। उसने देखा कि मम्मी पापा एक दूसरे के करीब थे और यह प्यार का एहसास उसे गहरे से छू गया। लेकिन उस दिन के बाद कुछ बदलने लगा। राहुल की बड़ी बहन दीदी ने अचानक अपने कपड़े बदले और खुद को ज्यादा सजी धजी हुआ महसूस करने लगी। वह जानता था कि दीदी के मन में कुछ अलग था और उसे महसूस हुआ कि अब दीदी को खुद से ज्यादा समझने की जरूरत थी। कुछ दिन बाद राहुल ने एक दिन दीदी से पूछा, क्या तुम्हें भी किसी के साथ अपना जीवन बिताने की इच्छा होती है? दीदी ने उसकी बात को महसूस किया और उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोली, तुम्हारी समझदारी ने मुझे चौंका दिया राहुल। मैं सोच रही थी कि तुम छोटे हो, लेकिन अब समझ आई कि तुम बहुत बड़े हो गए हो। वह दिन दीदी और राहुल के रिश्ते में एक नई समझ और गहरे संबंध की शुरुआत थी। दीदी ने राहुल को बहुत ही समझदारी से सिखाया कि प्यार केवल शारीरिक संबंध नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी भावना होती है जिसे सिर्फ समझने और महसूस करने की जरूरत होती है। राहुल ने महसूस किया कि रिश्ते और भावनाएं समय के साथ बदलती हैं और इसके साथ खुद को भी समझना जरूरी है। राहुल की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन मम्मी पापा अपनी ट्रिप पर गए हुए थे और घर में सिर्फ वह और दीदी अकेले थे। एक दिन दीदी ने उसे बताया, राहुल, तुम्हारे लिए मैंने गोलगप्पे बनाए हैं। वह उसके साथ बैठकर उसे गोलगप्पे खिला रही थी और राहुल धीरे धीरे समझने लगा कि प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह बिना शर्त होता है। दीदी ने राहुल से कहा, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम मेरे लिए और भी खास हो। समय के साथ राहुल ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि पूरे परिवार से होता है। रिश्तों का सही एहसास उसे समझ में आने लगा। लेकिन फिर एक दिन राहुल अचानक बीमार हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवा लिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे एक मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा है, जिसमें उसने अपनी कल्पनाओं में एक अलग दुनिया बनाई। यह उसके अंदर चल रहे तनाव और भावनाओं का परिणाम था, क्योंकि वह कभी भी खुद से अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाया था। जब राहुल आईसीयू से बाहर आया तो मम्मी पापा ने उसे और उसकी भावनाओं को समझने की पूरी कोशिश की। दीदी भी उसके पास आई और माफी मांगी। वह बोली, राहुल, मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहती थी, लेकिन कभी अपनी दुनिया में खो गई। तुम्हारी वजह से ही मुझे सही रास्ता मिला। इस घटना के बाद राहुल और उसके परिवार ने यह समझा कि एक स्वस्थ और प्यार भरा रिश्ता केवल तब बनता है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, समय बिताते हैं और एक दूसरे के भावनाओं को समझते हैं। प्यार सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच का नहीं होता, ये परिवार के हर सदस्य के बीच भी होता है। संदेश: रिश्ते समय और समझदारी से मजबूत होते हैं। बच्चों को प्यार और ध्यान देना न केवल उनका मानसिक और भावनात्मक विकास करता है, बल्कि
यह परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे से जुड़ने का एक नया तरीका भी देता है। बिल्कुल, बच्चों को सच्चे प्यार और ध्यान की जरूरत होती है ताकि वे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ बड़े हों। जब परिवार में प्यार और समर्थन का माहौल होता है तो बच्चों में सुरक्षित और स्थिर होने का एहसास होता है। यही नहीं, यह रिश्तों में समझदारी और आपसी विश्वास को भी मजबूत करता है, जिससे परिवार के सदस्य एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जीते हैं। इस प्रकार परिवार का हर सदस्य अपनी भूमिका निभाता है, चाहे वह माता पिता हों या बच्चे। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और जरूरतों को समझना बेहद जरूरी होता है। जब हर सदस्य दूसरे की स्थिति को समझने की कोशिश करता है तो यह न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि परिवार के भीतर एक गहरी और स्थायी समझ भी बनती है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और खुले दिल से संवाद करते हैं तो यह उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने विचार और भावनाएं स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं, एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जहां वे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनते हैं। यही वह समय होता है जब परिवार के रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहता है। इसके साथ ही परिवार के साथ बिताए गए समय का महत्व भी बढ़ता है। छोटे छोटे पल जैसे एक साथ खाना खाना, खेल खेलना या बस बातों में समय बिताना रिश्तों को और गहरा बनाता है। ये छोटे छोटे पल परिवार के बीच एक मजबूत बंधन की तरह काम करते हैं, जो कठिन समय में भी एक दूसरे को सहारा देने का जरिया बनते हैं। जब परिवार में प्यार, समझदारी और समय की कीमत होती है तो कोई भी बाहरी चुनौती उसे कमजोर नहीं कर सकती। इस तरह से परिवार का हर सदस्य अपने जीवन की हर दिशा में समृद्ध होता है और रिश्ते भी लगातार और मजबूती से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। ठंड की रात और अंकल जी की मदद। सर्दियों की एक कड़ाके की रात थी। चारों ओर घना कोहरा और बर्फीली हवा का शोर था। मैं तब सिर्फ 16 साल की थी और हमारे गांव का तापमान हिमांक से नीचे जा चुका था। घर के सभी सदस्य सो चुके थे। मैं अपने कमरे में अकेले सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। रजाई ओढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे ठंड की सुइयां मेरे शरीर को चुभ रही हों। मैं कांपते हुए अपने बिस्तर से उठी और रसोई की ओर गर्म पानी या कुछ और खोजने के लिए चली, लेकिन वहां भी ठंड का ही साम्राज्य था। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अंकल जी का कमरा पास में है और उनकी रजाई हमेशा गर्म होती है। डरते डरते मैं उनके कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा हल्का सा खटखटाया। भीतर से धीमी आवाज में "आ जाओ" सुनाई दी। मैं कांपते हुए अंदर गई और कहा, "अंकल जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं।" अंकल जी ने तुरंत अपनी रजाई का एक हिस्सा उठाया और मुझे उसमें बुला लिया। उनकी रजाई के भीतर का माहौल गर्म और राहत देने वाला था। उन्होंने मुझसे कहा, "डर मत, सब ठीक हो जाएगा, गर्म हो जाओगी।" उन्होंने मेरे हाथ पैर रगड़कर गर्म करने की कोशिश की। धीरे धीरे मुझे ठंड से राहत मिलने लगी। उनकी मदद और देखभाल ने मुझे उस रात एक नई सीख दी। अपने प्रियजनों की मदद करना और सहारा बनना कितनी बड़ी बात होती है। वह रात मेरे लिए सिर्फ ठंड से राहत पाने की नहीं, बल्कि यह महसूस करने की भी थी कि इंसानियत और सच्चे रिश्ते हर कठिनाई को आसान बना सकते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों ने जब खिड़की से झांका तो मैं एक नई ऊर्जा के साथ उठी। ठंड की वह रात मेरे लिए एक जीवन भर की याद बन गई। ठंड की रात और अंकल जी की देखभाल। जारी रजाई के भीतर धीरे धीरे ठंड से राहत मिल रही थी, लेकिन मेरा मन अभी भी अस्थिर था। मेरे कांपते हाथ पैर को देखकर अंकल जी ने धीरे से कहा, "बेटा, ठंड से घबराना नहीं चाहिए। ये बस कुछ समय की बात है। शरीर को गर्म रखना सबसे जरूरी है।" उनकी आवाज में एक अजीब सी गर्मजोशी थी, जो ठंड के उस माहौल में भी मुझे हिम्मत दे रही थी। उन्होंने अपने पास रखी छोटी कांच की बोतल से गर्म तेल निकाला और मेरे हाथ पैरों पर मलने लगे। उनकी हरकतों में एक अपनापन और अनुभव था। धीरे धीरे मेरी उंगलियां जो पहले सुन्न हो चुकी थीं, अब हल्की हरकत करने लगीं। उन्होंने फिर कहा, "जब भी ज्यादा ठंड लगे,
कोशिश करना कि शरीर चलता रहे। ठंड में लेटे रहना खतरनाक हो सकता है। मुझे यह बातें बहुत महत्वपूर्ण लगीं। उनकी रज़ाई की गर्माहट के साथ साथ उनकी बातों ने मेरा डर पूरी तरह से खत्म कर दिया। रात का खास लम्हा थोड़ी देर बाद उन्होंने एक कंबल और लपेटते हुए कहा, चलो रसोई में चलते हैं, वहां कुछ गर्म चाय बना लेते हैं। मैं पहले तो थोड़ा झिझकी, लेकिन उनकी मुस्कान और आत्मीयता ने मुझे प्रेरित किया। हम दोनों रसोई में पहुंचे। अंकल जी ने चूल्हे पर लकड़ियां जलाईं। आग की लपटें जैसे कमरे को रोशन कर रही थीं और मेरे भीतर नई ऊर्जा जगा रही थीं। उन्होंने अदरक और मसालों से भरी चाय बनाई और मेरे हाथ में एक कप थमाया। जब मैंने चाय का पहला घूंट लिया तो लगा जैसे ठंड पूरी तरह गायब हो गई हो। चाय के साथ उन्होंने मेरे बचपन की बातें छेड़ दीं। याद है जब तुम छोटी थी और पहली बार गांव आई थी? उस दिन भी तुम ठंड से कांप रही थी और मैंने तुम्हें अपनी जैकेट पहनाई थी। उनकी बात सुनकर मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। वह पल इतना खास था कि मुझे लगने लगा जैसे उस ठंड की रात ने हमें और करीब ला दिया हो। सुबह की नई शुरुआत उस रात के बाद मैं अपने कमरे में लौट आई, लेकिन अब ठंड का कोई डर नहीं था। सुबह जब उठी तो खिड़की से सूरज की किरणें कमरे में झांक रही थीं। मुझे लगा जैसे रात भर की ठंडक और अंधेरा अब खत्म हो चुका है। जब मैं अंकल जी के पास गई तो उन्होंने हंसते हुए पूछा, तो अब डरती हो ठंड से? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं अंकल जी, आपकी मदद और प्यार ने सब कुछ आसान कर दिया। उस दिन से मैंने सीखा कि कठिन समय में किसी का सहारा बनना और दूसरों के लिए खड़ा होना ही असली रिश्तों की खूबसूरती है। रसोई में चाय पीते हुए अंकल जी ने अचानक कहा, तुम जानती हो, ठंड जितनी बाहर होती है उससे ज्यादा कभी कभी हमारे भीतर घर कर जाती है। इसे दूर करने का एक ही तरीका है, प्यार और एक दूसरे का सहारा। उनकी बातों ने मेरे भीतर एक गहरा एहसास जगाया। चाय खत्म करने के बाद उन्होंने चूल्हे के पास रखे तवे पर गुड़ और अदरक के साथ गर्म रोटी बनाई। उस रोटी का हर टुकड़ा जैसे ठंड को पूरी तरह पिघला रहा था। ये खाओ बेटा, इससे तुम्हारे अंदर ताकत आएगी, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में जो स्नेह था वह मुझे बहुत गहराई तक छू गया। रात के कुछ और पल रोटी खाने के बाद मैं फिर से उनके पास बैठ गई। ठंड से बचने के लिए हम दोनों रजाई में दुबक गए। इस बार माहौल और भी अलग था। अंकल जी ने मुझे अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनानी शुरू की। कैसे उन्होंने बचपन में सर्दियों से लड़ाई की थी, कैसे उनकी माँ, मेरी दादी, उन्हें एक मोटा कंबल बनाकर देती थीं। उनकी कहानियों में एक अलग ही मिठास थी। हर शब्द में उनकी जिंदगी के संघर्ष, उनकी ममता और रिश्तों की अहमियत झलक रही थी। मैं पूरी तरह से उनकी बातों में डूब गई। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो और उस ठंड की रात ने हमें और करीब ला दिया हो। सुबह का नया सूरज जब सुबह हुई तो रजाई के अंदर से उठते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक नई ताकत भर गई है। अंकल जी पहले ही उठ चुके थे। वह आंगन में लकड़ी जलाकर आग ताप रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी, कल रात आपकी मदद के बिना शायद मैं इतनी आसानी से ठंड को नहीं झेल पाती। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा, इंसान को बस थोड़ा सहारा चाहिए। एक दूसरे की मदद ही हमें मजबूत बनाती है। वह पल मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक था। रिश्तों की ताकत और गर्मजोशी ही वह चीजें हैं जो हमें सबसे कठिन समय में भी जीत दिलाती हैं। मैंने अंकल जी को कसकर गले लगा लिया। वह पल इतना खास था कि उसकी गर्माहट मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ। यादें जो हमेशा रहेंगी। उस दिन के बाद से हर बार जब भी ठंड आती है मुझे वह रात याद आती है। अंकल जी की बातों, उनके प्यार और देखभाल ने मेरे दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी नहीं मिट सकती। ठंड अब मेरे लिए केवल मौसम नहीं रही, बल्कि रिश्तों की गर्माहट का प्रतीक बन गई। रिश्तों की सर्द रात और गर्मजोशी का एहसास, सुबह की सुनहरी किरणें अब पूरे आंगन में फैल चुकी थीं। हल्की ठंडी हवा अभी भी बह रही थी, लेकिन अब वह ठंड डरावनी नहीं, बल्कि ताजगी देने वाली लग रही थी। अंकल जी मेरे लिए सुबह के नाश्ते में गर्म परांठे बना रहे थे। उनकी हर हरकत में स्नेह झलक रहा था। तुम्हें पता है बेटा, उन्होंने परांठा पलटते हुए कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो ठंड से डरने की बजाय उसे अपने साथी के रूप में स्वीकार करना सीखा था। मेरी माँ कहती थी कि अगर रिश्तों की गर्मी हो तो कोई भी ठंड टिक नहीं सकती।
उनकी बात सुनते सुनते मेरी आंखों के सामने उनका संघर्ष और ममता का चेहरा उभरने लगा। उन्होंने अपने जीवन के हर कठिन पल को सहा, लेकिन अपने परिवार के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बने रहे। यादों का आईना नाश्ता करने के बाद मैं उनके पास बैठ गई। मैं देख सकती थी कि उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, वह चमक जो अनुभव और प्यार से आती है। उन्होंने मुझे अपने बचपन के कुछ और किस्से सुनाए। जब मैं छोटा था, हमारे पास इतना भी नहीं होता था कि सर्दियों में सबके लिए रजाई बना सकें। माँ हमेशा खुद ठंड सहती और हमें रजाई में छुपा देती। उन्होंने हमें सिखाया कि अपने अपनों के लिए त्याग करना ही असली प्यार है। उनकी आवाज़ में एक गहराई थी जो मेरे दिल को छू रही थी। उनकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि हर रिश्ते में सच्ची गर्मजोशी होती है, बस हमें उसे महसूस करना आना चाहिए। एक और ख़ास पल शाम को, जब सूरज ढलने लगा और ठंड फिर से बढ़ने लगी, तो अंकल जी ने मुझे आंगन में बुलाया। उन्होंने लकड़ियां जलाकर अलाव तैयार किया। हम दोनों अलाव के पास बैठे और उन्होंने कहा, देखो, यह आग ठंड को हराने का प्रतीक है। जीवन में जब भी ठंडे और कठिन समय आए, तो इसी तरह रिश्तों और अपने भीतर की आग को जलाए रखना। यही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। उनकी यह बात मेरे दिल में कहीं गहराई तक बस गई। मैंने महसूस किया कि रिश्ते भी इसी आग की तरह होते हैं। अगर उन्हें ध्यान और प्यार से जलाए रखा जाए, तो वे हमेशा रोशनी और गर्मी देते हैं। रिश्तों की अहमियत का सबक उस रात मैंने सोने से पहले अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा, ठंड की रातें हमें सिखाती हैं कि जीवन में गर्मजोशी कितनी जरूरी है। ये गर्मजोशी केवल आग से नहीं, बल्कि अपने अपनों के साथ बिताए गए पलों से मिलती है। अंकल जी की बातों और उनके साथ बिताए गए उस समय ने मुझे रिश्तों की असली ताकत का एहसास कराया। उन्होंने मुझे सिखाया कि चाहे कितनी भी सर्दी या कठिनाई आए, अगर हमारे पास अपने अपनों का प्यार और सहारा है, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। संवेदनशीलता और रिश्तों की बुनियाद अलाव की आग धीरे धीरे बुझने लगी थी, लेकिन उस रात अंकल जी की बातें मेरे मन में गहराई तक जल रही थीं। मैं उनके पास बैठी, अलाव की बची हुई गर्माहट महसूस करते हुए, और उनसे एक सवाल किया, अंकल जी, क्या हर रिश्ता इतना मजबूत और सच्चा हो सकता है? अंकल जी ने एक पल के लिए मेरी ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अद्भुत सुकून था। उन्होंने कहा, रिश्ते ऐसे नहीं बनते बेटा, उन्हें मजबूत और सच्चा बनाने में समय और त्याग लगता है। जैसे इस अलाव को जलाने के लिए लकड़ियां, धैर्य और मेहनत चाहिए, वैसे ही रिश्तों को भी समय, समझ और प्यार चाहिए। उनकी यह बात मेरे दिल में एक और गहरी छाप छोड़ गई। उन्होंने मुझे सिखाया कि हर रिश्ता एक यात्रा की तरह होता है, जिसमें हर कदम को संभल कर चलना पड़ता है। एक अनमोल उपहार अगली सुबह जब मैं उठी, तो अंकल जी ने मेरे लिए एक गर्म ऊनी शॉल तैयार की थी। ये तुम्हारी दादी की शॉल है, उन्होंने इसे अपने हाथों से बुना था। जब भी ठंड महसूस हो, इसे ओढ़ लेना। ये तुम्हें सिर्फ सर्दी से नहीं, बल्कि अकेलेपन से भी बचाएगी। उन्होंने कहा। मैंने वह शॉल अपने कंधों पर ओढ़ ली। उसकी नरम गर्माहट ने मुझे न केवल शरीर से, बल्कि आत्मा से भी सुरक्षित महसूस कराया। वह शॉल अब मेरे लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि दादी और अंकल जी के प्यार और त्याग का प्रतीक बन गई थी। जीवन का नया नजरिया उस दिन के बाद मैं अपने जीवन को एक नई नज़र से देखने लगी। हर रिश्ते में मुझे अंकल जी की बातों की गूंज सुनाई देने लगी। मैंने सीखा कि सिर्फ ठंडा मौसम ही नहीं, बल्कि जीवन की ठंडी मुश्किलें भी प्यार, धैर्य और सहारा देकर हराई जा सकती हैं। अंकल जी का वह प्यार और उनकी सीख मेरे जीवन के हर मुश्किल मोड़ पर मेरा साथ देने लगी। जब भी मैं किसी कठिनाई में होती, वह शॉल ओढ़कर उनकी बातें याद करती और खुद को मजबूत महसूस करती। कुछ साल बाद वक्त गुजरता गया। पढ़ाई और काम के सिलसिले में मुझे घर से दूर जाना पड़ा। अंकल जी उम्र दराज हो रहे थे, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलने जाती, वह उसी गर्मजोशी और अपनेपन से मुझे गले लगाते। एक दिन जब मैं उनसे मिलने गई, तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, जिंदगी में ठंड हमेशा आती रहेगी, लेकिन अगर तुम अपने भीतर प्यार और समझ का अलाव जलाए रखोगी, तो हर ठंड हार जाएगी। उनकी वह आखिरी सीख मेरे लिए अमूल्य थी। वह दिन आज भी मेरी यादों में ताज़ा है, यादें जो कभी खत्म नहीं होंगी। आज जब भी सर्दी की रात आती है और ठंडी हवा मेरी खिड़की से टकराती है,
मैं अंकल जी की बातें और उनका दिया हुआ शॉल याद करती हूँ। वह शॉल आज भी मेरे पास है और जब भी उसे ओढ़ती हूँ ऐसा लगता है जैसे उनकी गर्माहट मेरे साथ है। उनकी देखभाल, उनकी बातें और वह एक रात ने मुझे सिखाया कि जीवन में मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन रिश्तों की गर्मजोशी हमें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुबह के 9 बजे थे जब मैंने भोपाल से पुणे के लिए अपनी बस पकड़ ली। यात्रा में लगभग 16 घंटे का समय लगता है और मुझे ट्रेनों से सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हमेशा बस से ही यात्रा करती हूँ। जब मैंने भोपाल के बस स्टैंड पर कदम रखा तो वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई, जिससे मैं आराम से बैठ गई। लेकिन इस यात्रा के दौरान मेरे मन में एक बड़ी चिंता थी, मेरे पति। कुछ साल पहले जब वह भोपाल ट्रांसफ़र होकर वहाँ बस गए थे तो मुझे भी उनके साथ जाने की इच्छा थी, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया था कि चिंता मत करो, मैं जल्दी ही सेटल हो जाऊं, फिर तुम्हें ले आऊंगा। लेकिन वह मुझे कभी वहां नहीं ले गए। मैंने कई बार उनसे कहा कि मुझे अकेले नहीं रहना चाहिए, हम दोनों पति पत्नी हैं, अलग रहना ठीक नहीं है। लेकिन उनका जवाब हमेशा यही था कि अभी नहीं, बाद में। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। पहले वह मुझे हर हफ्ते फ़ोन करते थे, फिर महीने में एक बार, और अब तो महीनों तक वह फ़ोन तक नहीं करते थे। एक दिन एक रिश्तेदार से मुझे जो खबर मिली उसने मुझे चौंका दिया। मेरे पति ने भोपाल में एक दूसरी महिला से शादी कर ली थी। ये सुनकर मैं सदमे में थी और गुस्से से भरी हुई थी। मैंने ठान लिया कि मुझे अब सच्चाई जानने के लिए भोपाल जाना ही होगा। भोपाल पहुंचने के बाद मैंने पूरी चुपके से अपनी जांच शुरू कर दी, पूछताछ की, और जो मैंने सुना था वह सच निकला। मेरा पति वास्तव में एक दूसरी महिला के साथ रह रहा था और उनका एक बच्चा भी हो गया था। ये सब मैंने दूर से ही देखा। उससे मिलने या बात करने की मेरी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि उससे मिलकर कुछ नहीं होगा। मैं बहुत निराश हो गई थी। पिछले कुछ वर्षों में मैंने उसके ऊपर कितना भरोसा किया और उसकी यादों में अपना जीवन बिताया था। एक दिन वह मुझे अपने साथ ले जाएगा, इस उम्मीद में मैंने कितने साल बिताए थे। लेकिन उसने मुझे जो धोखा दिया उसे देखकर मेरे दिल पर बड़ा आघात हुआ। मैं अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थी। मेरी सीट 2 लोगों के लिए थी, लेकिन बस में काफ़ी जगह होने के कारण कुछ समय के लिए मेरी सीट खाली रही। अगले एक स्टेशन पर बस रुकी और कुछ लोग चढ़े। उनमें से एक पुरुष मेरे पास आकर बैठ गया। बस में बैठे बैठे काफ़ी समय बीत चुका था और मुझे थकान महसूस होने लगी थी। दोपहर के 3 बज चुके होंगे और मुझे प्यास भी लग रही थी, इसलिए मैंने अपनी बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन बोतल में पानी तो खत्म हो चुका था। मैं बोतल को वापस रख रही थी, तभी मेरे पास बैठे उस आदमी ने देखा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन मेरी बोतल का पानी खत्म हो गया था। वो बोला, मैडम, आपको पानी चाहिए? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपनी बैग से एक पानी की बोतल निकालकर मेरे हाथ में दे दी। मैंने थोड़े घूंट पानी पिया और वह बोतल उसे वापस कर दी। मैंने उसे धन्यवाद कहा। अब शाम के करीब 7 बजे होंगे। बस में तेजी से मैं सफ़र कर रही थी और मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए बताया, पुणे जा रहा हूँ। मैंने भी जवाब दिया, मैं भी पुणे जा रही हूँ। यह सुनकर उसे थोड़ा अचरज हुआ और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बताया कि वह भोपाल में एक इंजीनियर के तौर पर काम करता है। सर्दियों का मौसम था और जैसे जैसे रात हो रही थी ठंड का असर बढ़ रहा था। मैंने खिड़की के कांच बंद कर दिए थे, लेकिन कुछ यात्रियों ने खिड़कियां खुली रखी थीं, जिससे ठंडी हवा बस में आ रही थी। मुझे कड़ी ठंड लगने लगी। मैंने स्वेटर तो पहना था, लेकिन शॉल लेना भूल गई थी और इसका मुझे खेद हो रहा था। रात के 10 बज चुके थे और ठंड बढ़ती जा रही थी। बस की लाइटें भी बंद हो चुकी थीं। मैं ठंड से कांप रही थी। पास में बैठे एक व्यक्ति ने देखा और अपनी बैग से शॉल निकाल लिया था, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे यह एहसास हो रहा था कि लंबी यात्रा पर जाने के बावजूद शॉल लाना भूल गई हूँ। करीब रात के 11 बजे बस एक ढाबे पर रुकी। मैंने सोचा, चाय पीकर थोड़ी गर्मी ले लूंगी। जैसे ही मैं चाय लेने के लिए बाहर आई, वही आदमी भी उतरा। उसने मुझे देखा और मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गई।
आप भी चाय लीजिए, मैंने कहा। वह थोड़ा चौंका और फिर कहा, ठीक है, और मैंने उसकी चाय भी मंगवा ली। हम दोनों ने साथ में चाय पी और हल्की सी बातचीत की। चाय खत्म करने के बाद फिर से बस में बैठ गए। यहाँ आपकी कहानी का पुनर्लेखन किया गया है, जिसमें शब्दों को बदलकर वही भावनाएं और स्थिति बनाए रखी गई हैं। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन रात के 12 बज चुके थे और ठंड और भी बढ़ गई थी। मुझे फिर से वही पुरानी ठंड लगने लगी। तभी उस आदमी ने कहा, मैम, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो मैं अपनी शॉल आपको दे सकता हूँ। उसने अपनी शॉल उतारकर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने इसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि उसे भी ठंड लग रही थी और यह उसके लिए ठीक नहीं होगा। मगर वह बहुत जोर दे रहा था। उसने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे सहन कर लूंगा। मैंने फिर कहा, आप मुझे शॉल दे रहे हैं, लेकिन आपको भी तो ठंड लग रही होगी। वह मुस्कुराया और बोला, ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने कहा, नहीं, कृपया खुद को तकलीफ मत दीजिए। कुछ देर तक मैं ठंड से कांपती रही। फिर उसने कहा, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो हम दोनों मिलकर इस शॉल को आधा आधा ओढ़ सकते हैं। इससे हम दोनों को थोड़ा राहत मिल सकती है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, क्योंकि अब ठंड सहन करना मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी शॉल आधी उतारी और मुझे दे दी। वह थोड़ी पास आ गया और मैं भी अपनी तरफ से उसकी ओर झुक गई। हम दोनों ने शॉल को आधा आधा ओढ़ लिया और फिर यात्रा फिर से शुरू हुई। अब रात के 1 बज चुके थे और कुछ घंटों में हम पुणे पहुंचने वाले थे। शॉल की वजह से मेरी ठंड कुछ कम हो गई थी, लेकिन हम इतने पास थे कि उसकी गर्मी से मुझे बहुत राहत मिल रही थी। थोड़ी देर बाद वह थोड़ा असहज हो गया और बोला, मैम, मेरा हाथ थोड़ा सुन्न हो गया है, क्या मैं आपके... कुणाल ने धीरे से मुझसे पूछा, क्या मैं आपका कंधा पकड़ सकता हूं, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो? मैंने बिना कोई आपत्ति किए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने अपना बायां हाथ मेरे कंधे पर रख दिया, जिससे हम एक दूसरे के और करीब आ गए। मैंने उसे धन्यवाद कहा और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा हुआ आपने मुझे शॉल दी, वरना इस ठंड में मुझे काफ़ी परेशानी होती। वह हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य है और मुझे मदद करना हमेशा पसंद आता है। उसका ये स्वभाव मुझे बहुत भाया, इसलिए मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम कुणाल है। मैंने कहा, मेरा नाम सुनीता है। वह हंसी और बोला, अच्छा नाम है। इस पर मैं थोड़ी शर्मा गई और बस कहा, थैंक यू। हम इतने करीब बैठ गए थे कि आसपास के लोग हमें पति पत्नी समझने लगे थे। कुणाल ने कहा, मुझे बस से यात्रा करने की आदत नहीं है। मैं हमेशा ट्रेन से ही यात्रा करता हूँ, लेकिन आज पहली बार बस में सफ़र कर रहा हूँ। मुझे बस से यात्रा करना बहुत बोरिंग लगता है। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे तो बस से यात्रा करना बहुत पसंद है। फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कहा, अब 2 बज चुके हैं, गाड़ी पुणे पहुंचने वाली है। उसके चेहरे पर थकावट के संकेत थे, लेकिन फिर भी वह शांत और खुश था। उसने ब्लूटूथ से गाना लगाकर सुनना शुरू कर दिया। कुछ देर गाने के बाद वह मेरी तरफ मुड़ा और बोला, सुनीता, मुझे गाड़ी की हल्की सी आवाज़ सुनते ही नींद आने लगी है। मेरी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने मुझे सुरक्षा और आराम का एक गहरा एहसास दे दिया हो। गाड़ी धीरे धीरे पुणे पहुंचने वाली थी और मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। वह मेरे पास आया और हल्के से मेरी कांख में हल्की सी आवाज़ दी। मैंने चौंक कर उसे देखा, लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मैं जाग नहीं पाई। फिर उसने धीरे से मेरी पीठ पर थपकी दी, जिससे मेरी आंखें खुलीं। वह मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी, आप गहरी नींद में थीं, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। पुणे आ चुका है, स्टॉप पर न उतर जाती। मैंने उसकी मुस्कान को देखते हुए कहा, थैंक यू, अच्छा किया आपने मुझे जगाया, वरना सच में मुझे परेशानी हो जाती। वह फिर बोला, आपको कहाँ उतरना है? मैंने बताया, मुझे उस स्टॉप पर उतरना है। उसने चौंकते हुए कहा, सच में? मैं तो समझ रहा था कि आप कहीं और उतरने वाली हैं। मैं हंसी और बोली, हाँ, सच में मुझे वहीं उतरना है। कई घड़ी के बाद हम बस से नीचे उतरे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और सड़क पर बस कुछ गाड़ियां चल रही थीं। रिक्शा मिलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि किसी न किसी तरह घर पहुंच ही जाऊंगी। कुणाल अब भी मेरे पास खड़ा था।
मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? वह हंसते हुए बोला, नहीं, मेरा घर पास में है। मैं सिर्फ रिक्शा मिलने तक आपके साथ रुक गया हूँ। उसकी बातों से एक गहरी गर्मी और सम्मान का एहसास हुआ, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। हम दोनों करीब आधे घंटे तक वहीं खड़े रहे। फिर उसने मुझसे कहा, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो क्या आप मेरे घर चलेंगी? बहुत रात हो चुकी है और बाहर रुकना मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा। उसके सभ्य और सशक्त विचारों ने मुझे भरोसा दिलाया। मैंने कहा, ठीक है, चलिए। हम दोनों उसकी छोटी सी, साफ सुथरी और साधारण सी घर की ओर चल पड़े। घर में दाखिल होते ही उसने कहा, आपका स्वागत है सुनीता जी। मैंने थोड़ी शर्मीली आवाज में कहा, धन्यवाद। घर में कदम रखते ही मैंने महसूस किया कि वह बहुत कम समय यहाँ रहता था, क्योंकि उसका काम भोपाल में ज्यादा होता था। उसकी बातों से साफ था कि वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है। उसने मुझसे कहा, सुनीता जी, आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सोऊंगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं, आप बेड पर सोएं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। वह दृढ़ता से बोला, ऐसा नहीं होगा, आप मेरे घर की मेहमान हैं। मैंने हार मान ली और उसे अपना हक देने के लिए स्वीकार किया। हम दोनों अलग अलग जगहों पर सो गए। उस रात की शांति और उसकी उपस्थिति ने मेरे मन पर गहरा असर डाला। अगले दिन सुबह आंख खुली तो सामने दीवार पर घड़ी लटकी हुई थी और समय सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने देखा कि कुणाल जी उठ चुके थे और घर में सफाई कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर गुड मॉर्निंग कहा और बाथरूम की ओर इशारा किया। मैंने भी ताजगी से नहा धोकर चाय पीने के लिए तैयार हो गई। कुणाल जी ने चाय बनाई और चाय का स्वाद सच में शानदार था। मैंने उन्हें बताया, चाय बहुत अच्छी है, अब मुझे जाना होगा। कल रात आप मुझे अपना घर देने के लिए बहुत धन्यवाद। कुणाल जी हंसते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ रुकी। तभी उसने मुझसे पूछा, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर किस्मत में है तो जरूर। हमारे बीच एक हल्का सा वाद विवाद था, लेकिन मैं उनका नंबर लेकर चली आई और 2 दिन बाद फिर से उनसे फोन पर बात की। कुणाल जी ने कहा, क्या तुम आज शाम मेरे घर आओगी? यह प्रस्ताव मुझे थोड़ी देर के लिए चौंका गया, लेकिन मैंने तय किया कि अब मुझे उससे अपनी दिल की बात कहनी चाहिए। हमने तय किया कि हम गार्डन में मिलेंगे। वहां हमारी मुलाकात हुई। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम अकेले रहती हो? मैंने कहा, हाँ, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरी बात चुपचाप सुनी और उसके चेहरे पर दुख और संवेदना झलकी। फिर उसने कहा, आज शाम मेरे घर आओ, हम आराम से बात करेंगे। शाम को कुणाल जी मेरे घर आए। हम दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। उस दिन मैंने पिंक रंग की साड़ी पहनी थी। उसे देखकर उसने कहा, तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने हंसते हुए कहा, क्या सच में? वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। रात के समय हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। उस पल ने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उस पल की चुप्पी में कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और भावनाओं की लहर थी, जिसे मैंने महसूस किया लेकिन कह नहीं पाई। उसने धीरे से मेरी आंखों में देखा और कहा, तुमसे बात करके हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे सारा संसार रुक सा जाता है। मैं चुप रही, दिल की धड़कन को थामते हुए उन शब्दों का वजन समझने की कोशिश करती हुई। ऐसा नहीं था कि मुझे उसके बारे में कोई नई बात समझ आ रही थी, लेकिन उस पल की सादगी में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई थी। उसने अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे मेरी आंखों में झांकते हुए कुछ ऐसा कहा जो मुझे हमेशा याद रहेगा। कभी कभी हम जो महसूस करते हैं उसे शब्दों में नहीं बांध सकते, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी को समझे तो वही सबसे खूबसूरत पल होता है। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक रिश्ते की सीमा को पार करते हुए हम दोनों ने अपने अंदर के डर और संकोच को छोड़ दिया था और एक दूसरे के दिलों में एक अनकहा समझौता बना लिया था। रात धीरे धीरे गहराती गई, लेकिन हम दोनों के बीच जो खामोश समझ बनी थी वह समय के साथ और भी गहरी हो गई। उस रात को मैंने महसूस किया कि कभी कभी बिना शब्दों के भी हम अपने रिश्तों में सबसे ज्यादा सच्चाई और सामंजस्य पा सकते हैं। वह रात कुछ खास थी, जैसे समय थम गया था, हमारे आसपास की दुनिया एक पल के लिए अदृश्य हो गई थी। सब कुछ शांत था, सिवाय उस खामोश समझ के
जो हम दोनों के बीच पसर गई थी। कुछ ऐसा था जैसे हमारे दिल एक दूसरे की धड़कन को सुन सकते थे, जैसे हम एक दूसरे की हर सोच, हर भावना बिना कहे ही समझ सकते थे। उसने धीरे से मुझसे पूछा, तुम क्या सोच रही हो? उसकी आवाज में हल्की सी चिंता थी, जैसे वह मेरे भीतर के किसी अनकहे सवाल को जानने की कोशिश कर रहा हो। मैं उसकी आंखों में देखती रही और फिर मन ही मन सोचा कि क्या मैं इस पल को पूरी तरह समझ पा रही हूँ? क्या वह वही महसूस कर रहा है जो मैं महसूस कर रही हूँ? मैंने चुपके से कहा, मैं सोच रही हूँ कि हम कितनी बार खुद को दूसरों से जोड़ते हैं, बिना ये समझे कि ये कनेक्शन कितना गहरा हो सकता है। कभी कभी हम तो बस खुद को ही नहीं समझ पाते, लेकिन कोई ऐसा हो जो हमें सही मायने में देखे, समझे और बिना शर्त के अपनाए, तो ये एहसास किसी और दुनिया जैसा लगता है। उसने मेरा हाथ थोड़ा कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। तुम्हारी बातों में एक सच्चाई है, उसने कहा। कभी कभी हमें खुद को खोने की जरूरत होती है ताकि हम किसी और को पूरी तरह से पा सकें। हमारी बातचीत का सिलसिला अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुका था। यह अब सिर्फ छोटे छोटे शब्दों या सामान्य बातों का आदान प्रदान नहीं था। यह एक गहरी समझ और आत्मीयता का रिश्ता बन चुका था। हम दोनों जानते थे कि हम एक दूसरे के लिए एक अहम जगह बना चुके हैं, लेकिन क्या वह सिर्फ एक पल था या कुछ और ज्यादा था? यह सवाल हमारे बीच अनकहा ही रह गया। वह रात किसी भोर की तरह थी जो धीरे धीरे जागने की प्रक्रिया में थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि यह जागरण एक नई शुरुआत है या सिर्फ एक ख्वाब जो कुछ समय बाद टूट जाएगा। तभी उसने उठकर खिड़की की ओर देखा, जहां चांद की हल्की रोशनी सब कुछ शांति से निहार रही थी। उसने कहा, तुम्हें लगता है हम अपने रास्ते खुद चुनते हैं या ये रास्ते हमें चुनते हैं? मैंने गहरी सांस ली और जवाब दिया, शायद दोनों, क्योंकि जिंदगी कभी एक तरफा नहीं होती। हम जो महसूस करते हैं वही रास्ते हमें मिलते हैं, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें खुद से कहीं ज्यादा दिखाते हैं। वह पल हमारे बीच एक दूसरे की समझ और विश्वास को और गहरा कर गया था, और उसी क्षण मुझे यह एहसास हुआ कि कभी कभी सही व्यक्ति के साथ सही वक्त पर एक सामान्य सी मुलाकात भी एक अनमोल मोड़ बन जाती है, जो जीवन को अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल देती है। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।